वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। सीधे प्रधानमंत्री का आपको प्रॉमिस था कि आप चुनाव लड़ेंगे। पूजनीय महाराज जी से एक बार सबसे बोला था, आग्रह किया था कि मैं चाहता हूं कि मैं लोकसभा लड़ूं। तो लोग जानना चाहेंगे आपने इस क्षेत्र के लिए क्या किया, क्या काम गिनाते हैं आप? लेकिन मैं गिनवाया नहीं कभी, आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, क्योंकि अब मेरे को भी लग रहा है कि बताने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात मोदी जी, उनके सामने कोई है? मैं तो यही जानना चाहता हूँ विपक्ष से। अखिलेश यादव से आपकी बातचीत होती है अभी भी, या आखिरी बार कब हुई बातचीत? सनातन पांडे ब्राह्मण वोट बैंक में, जो बीजेपी का बेस वोट बैंक माना जाता है, उसमें सेंध लगा सकते हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है ये चुनाव जाति का है। प्रधानमंत्री मोदी आपका प्रचार करने आ रहे हैं? अब ये तो मैं अभी नहीं बता सकता। लोकसभा चुनाव की कवरेज के दौरान हम लगातार उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं और अब हम आ गए हैं बलिया लोकसभा, एक और चर्चित सीट। चर्चा के कई कारण हैं और उनमें से एक हैं यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर। बहुत सारा स्वागत है आपका, हमें समय देने के लिए धन्यवाद आपको। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपकी टिकट पर बड़ा सा रहस्य बना रहा है, इस सीट पर कौन लड़ेगा बड़ा रहस्य बना रहा आखिरी तक, और अंत में आपके नाम की घोषणा होती है। आप अभी राज्यसभा सांसद भी हैं, तो बड़ी सारी थ्योरी चलेगी टिकट आखिर हुआ कैसे। तमाम लोग कहते हैं कि सीधे प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप था, या सीधे प्रधानमंत्री का आपको प्रॉमिस था कि आप चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी किसी को प्रॉमिस नहीं करते हैं, जो उपयुक्त होता है वो उसी को नेतृत्व टिकट देता है। और मेरे को नहीं पता, मैंने तो जैसे सब लोगों को पता चला है जब अरुण सिंह जी अपना देते हैं, रिलीज़ करते हैं प्रेस रिलीज़, उसी से मुझे पता चला कि मैं यहाँ से उम्मीदवार। ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि मैंने ज़रूर टिकट मांगा था, और एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी से कभी नहीं बोला मैंने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से और पूजनीय महाराज जी से एक बार सबसे बोला था, आग्रह किया था कि मैं चाहता हूँ कि मैं लोकसभा लड़ूँ। तो शायद मैंने उन दोनों की स्वीकार कर लिया इस बात। थोड़ा सा मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूँ, क्योंकि इतने बड़े राजनीतिक परिवार से आप आते हैं। चंद्रशेखर जी इस क्षेत्र में बड़ा नाम है, इस क्षेत्र के पूरे देश में बड़ा नाम है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। थोड़ा आपकी पढ़ाई लिखाई, परवरिश और उसके बाद राजनीति में कैसे आना हुआ, ये समझना चाहता हूँ। मैं पैदा दिल्ली में हुआ था, पिताजी 62 में सांसद हो गए थे, 68 में मेरा जन्म हुआ है। और वहाँ पहले सरदार पटेल एक विद्यालय है, फिर मॉडर्न स्कूल, ज़्यादातर मैं टाइम मॉडर्न स्कूल में रहा, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA इंग्लिश ऑनर्स किया। और उसके बाद क्योंकि पिताजी हम लोग को राजनीति में नहीं आने देना चाहते, मैं तब से प्रयास करता रहा, लेकिन उनके साथ में घूमने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि अगर कुछ करना चाहते हो घूमो मेरे साथ। 14 साल तक उनके साथ घूमता रहा, पूरे देश में, कार से, ट्रेन से, प्लेन से, पूरा घूमा, लेकिन वो कभी मंच पे नहीं ले जाते थे हम लोगों को, और कहीं किसी से इंट्रोड्यूस नहीं कराते थे। उन्होंने कहा मेरे जाने के बाद ही तुम राजनीति में आ सकते हो। तो साथ में जब उनका देहांत हुआ उसके बाद मैं राजनीति में आया, और उसके बाद यहाँ से 2 बार सांसद रहा, फिर राज्यसभा। बिल्कुल, इतने बड़े नेता का बेटा होना अपने आप में एक बैगेज, एक बड़ी जिम्मेदारी लेके आता है, और अपेक्षाएं भी लोगों की बढ़ जाती हैं आपसे। तो ऐसे में आप 2008 से लेकर 2014 तक 2 बार चुनाव जीते, सांसद रहे बलिया के, 14 में चुनाव हारे, उसके बाद राज्यसभा सांसद लगातार आप हैं। तो लोग जानना चाहेंगे आपने इस क्षेत्र के लिए क्या किया, क्या काम गिनाते हैं आप? नहीं, काम मैं जो पुरानी हमारी पार्टी थी उसमें काम किया, सबको पता है, लेकिन विपक्ष पूछने के लिए पूछता रहता है। यहाँ यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स कॉलेज, पुल, बिजली, 400 kV का सब स्टेशन, सड़कों पे इतना काम कराया जी। जहाँ भी रहा मैं प्रयास किया, कासिमाबाद को तहसील बनाने का, हर काम किया, लेकिन मैं गिनाता नहीं हूँ कभी। ये हमने अपने पिता से सीखा है। वो तो अपनी निधि के काम पे भी अपना पत्थर लगवाने के लिए मना करते थे। काम करना हम लोग का दायित्व है, इस क्षेत्र का विकास करना हम लोग का दायित्व है, उसको मैं कर रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि कितना मैंने काम इस क्षेत्र में, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी की जो समस्या है, रेलवे में कितना काम कराया है, लेकिन मैं गिनवाया नहीं कभी। आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे को भी लग रहा है कि बताने की ज़रूरत है। अगर चुप रहेंगे तो लोग कुछ और ही समझ रहे हैं। और विपक्ष वाला बिल्कुल, आप जो विपक्ष के साथी हैं उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या कराया है। जो वो कहेंगे वो सारे काम मैंने कराए हैं, मैं ही जानता हूँ। क्योंकि
प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का नाम आप कहीं भी बलिया में लीजिए, बड़े सम्मान से नाम लिया जाता है और सब लोग खूब तारीफ करते हैं। राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो वहाँ युवा तुर्क के नाम से वो मशहूर थे। पर बलिया में मैंने नोटिस किया कि दबी जुबान में लोग ये भी कहते हैं कि 8 बार वो सांसद रहे, प्रधानमंत्री रहे, जो वो कर सकते थे, जितना वो कर सकते थे उतना वो नहीं कर सके। ये चीज़ आपने सुनी क्या कभी लोगों के मुंह से? बात बहुत बार सुनी है। पिताजी का परसेप्शन अलग था, उनकी सोच अलग थी। वो हमेशा इस बात को कहते थे कि अगर जब देश विकास करेगा तो बलिया भी करेगा। हमको ज़रूरत है एक ज़िले को, वो उनका था, मेरा नहीं है, वो उनका था कि एक ज़िले का विकास से पूरा देश का विकास नहीं हो जाएगा। वो चाहते थे कि पूरा देश का विकास हो तो बलिया का भी विकास होगा। और वो विकास उन्होंने ऐसा नहीं कि नहीं कराया। नेशनल हाईवे उन्होंने लाया, रेलवे का कई सुधार हुए, बिजली का काम हुआ उनके समय में। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा प्रयास उन्होंने किया। अब उसको आज के समय में नहीं बता सकता मैं, कभी आप विस्तार में चुनाव के बाद आएंगे तो मैं विस्तार में बताऊंगा। कुछ समस्याएं भी रही उनके साथ और हमेशा विपक्ष में रहे। पिताजी की आवाज़ हमेशा विपक्ष में ही रही, सत्ता पक्ष में थे तब राज्यसभा के सांसद थे। तो इसलिए मैं यही मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने प्रयास किया और मैं तो ज़्यादा प्रयास, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी उनके बाद प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब हमारी केंद्र भी सरकार बनने वाली है और राज्य में तो है ही है। हम लोग का डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के लिए। आज इसीलिए मैंने बलिया का एक संकल्प पत्र निकाला है कि बलिया में क्या करना चाहते हैं हम अगले 5 सालों में, वो मैं लेके आया हूँ। बिल्कुल, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे इसके बारे में। और क्योंकि अब थोड़ा बलिया लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या मुद्दे हैं और जो आप प्रोमिसेस कर रहे हैं उनमें क्या खास है? नहीं, विकास, मुद्दे विकास ही है। हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज, सबसे पहले मैं इंजीनियरिंग एक इंस्टीट्यूट कॉलेज चाहता हूँ कि बने यहाँ पर, उद्योग आए यहाँ पर, ये प्राथमिकता रहेगी। और कई जगह हमारे धार्मिक स्थान हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध है। जैसे भृगु मंदिर, आप कहीं सुनेंगे बलिया का कोई भी होगा वो भृगु भगवान की जरूर कहेगा। उनका एक है तो उसका बनवाना चाहते हैं। कारो धाम है, वहाँ हम लोग चाहते हैं। ऐसे कई सड़कें हैं जो अभी भी मुझे लगता है कि जो बंदे हैं उसको अगर सुदृढ़ीकरण कर जाए, 2-3 हमने कराए हैं, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। तो हम लोग चाहते हैं जितने बंदे हैं उनकी सड़कें ठीक हों। और ऐसे ही कटान का जो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि एक तरफ घाघरा एक तरफ गंगा है, हम लोग उसको और अच्छी तरह कराना चाहते हैं कि जो पैसा आए वो ठीक से लगे और ठीक काम हो, कि हमेशा रहे। क्योंकि कटान बड़ी समस्या, कई हज़ार एकड़ ज़मीन हम लोग की कट गई है गंगा और घाघरा में। तो इसलिए हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे कई काम है, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, उनके लिए काम किया जाए, नौजवानों के लिए। ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री की नई शिक्षा नीति आई है तो ITI और इन सब का पॉलिटेक्निक और किए जाएं, जहाँ अच्छी ये शिक्षा है। ज़रूरी नहीं BM करके आदमी आज नौकरी नहीं कहीं पाएगा। अगर ये सब कर लेगा स्किल डेवलपमेंट वाला, तो मुझे पूरा विश्वास है। उसका भी एक इंस्टीट्यूट जो सेंटर खोलता है वो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर हो। ऐसे कई काम हैं, तो वो हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे और आदरणीय महाराज जी से आग्रह करेंगे तो ज़रूर बलिया के लिए वो लोग और गाज़ीपुर के लिए अपना ज़रूर पैसा देंगे हम लोग और काम होगा। देखिए, हर 5 साल बाद चुनाव आते हैं और चुनाव वो वक्त होता है जब नेता से हिसाब मांगा जाता है। यहाँ सांसद थे वीरेंद्र सिंह मस्त, 5 साल वो सांसद रहे। अब उनका रिपोर्ट कार्ड देने की बारी आई तो उनका टिकट कट गया। आप प्रत्याशी हैं तो उनका रिपोर्ट कार्ड आप दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं उसमें? आप सबसे बड़ी परियोजना आज तक बलिया के 75, 76 साल, 77 साल के इतिहास में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे वो आया। पानी के लिए हमने उठाया मुद्दा, लेकिन आया उन्हीं के समय में। तो 3500 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट छोटा नहीं होता। और वो ग्रीनफील्ड है और एक और एक बन रहा है सब्सिडरी, तो उसका 1000 करोड़ है। तो 10,000 11,000 करोड़ के काम तो अभी हो रहे हैं सड़क पे। और PWD के हैं वो अलग हैं, वो 1-2 हज़ार करोड़ के। रेलवेज़ का देखिए, सारे स्टेशन सुदृढ़ीकरण हो रहे हैं। ये आप तो माननीय प्रधानमंत्री जी में कहते हैं पहले से काम हो रहा था, तो दुगना काम हो गया। दोहरीकरण हुआ है, विद्युतीकरण हुआ है रेलवे का। मैंने ये मुद्दा उठाया था और स्वीकार किया गया था, लेकिन काम शुरू हुआ भरत सिंह जी जब सांसद थे तब था, अब कंप्लीट हुआ मस्जिद है। आप बिजली के में जो सुधार हुआ है, माननीय मस्जिद ने सड़कें जो बनवाई वो है। ऐसे कई ऐसे काम हैं जो उन्होंने कराए।
कई चीज़ें अब आदरणीय मंत्री जी हैं, पहले तो उपेंद्र जी थे और आनंद स्वरूप शुक्ला जी थे, उन लोगों ने बहुत काम कराया है। इन पिछले 10 सालों में बलिया में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ट्रॉमा सेंटर हमने पिछली जो हमारी सरकार थी सपा की उसमें बना था, चालू कब हुआ? अब। तो ये मैं कह रहा हूँ कि एक धरातल पे काम किस समय शुरू हुआ, तो जब भारतीय जनता पार्टी आई तभी, और मस्जिद ने बहुत काम कराया है। आपके सामने समाजवादी पार्टी है, इंडिया गठबंधन की तरफ से सनातन पांडे हैं और बसपा की तरफ से ललन यादव हैं। किसको चुनौती के रूप में देख रहे हैं? किससे आपका कंपटीशन मान रहे हैं? मैं ये कंपटीशन में करता ही नहीं, भाई चुनाव लड़ रहा है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, अपने लोगों के बीच जा रहा हूँ, अपने लोगों से आशीर्वाद मांग रहा हूँ। 10 साल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी और मोदी सरकार ने किया है, आदरणीय महाराज जी ने जो 7-7.5 साल में किया है, उसका लेखा जोखा दे रहे हैं और लोग, मुझे लगता है कि उसको स्वीकार कर रहे हो, कहते हैं कि हाँ काम हुआ है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो या जिले स्तर पे हो। लोगों को इस बात का पूरा ध्यान है और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह इतनी 45-46 डिग्री में भी लोग बाहर निकल कर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये तो अद्वितीय है, मैंने कभी पहले नहीं देखा। पहले भी हम अब 17-18 साल राजनीति में हो गया, इतनी गर्म है तो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन आज सैकड़ों की तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं, तो मुझे लगता है आत्मविश्वास हम लोग का भी बढ़ रहा है, पार्टी का है ही है। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी, आप उनके सामने कोई है? मैं तो यही जानना चाहता हूँ विपक्ष से कि उनके बराबरी का, या जो बात कहते हैं कि उनकी किसी विपक्ष के नेता की बात का किसी को विश्वास है? ये जो विश्वास पैदा किया है लोगों में आदरणीय मोदी जी ने, वो किसी और को। आप विपक्ष के नेताओं की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये 2 नेता यहाँ पे गठबंधन किया है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को आप? आपको याद होगा पहले भी हुआ था, 2017 में भी हुआ था, तब मैं वहीं था, तो मैंने कहा था। लेकिन आज मुझे तो कोई इसका मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि धरातल पे उसका कोई असर होगा। यहाँ जो हमारा गठबंधन है उसने सिद्ध किया है कि जो गठबंधन हमारा भारतीय जनता पार्टी का है, सुभाषपा का है, आरएलडी का है, अपना दल का है, निषाद पार्टी का, ये धरातल पर नीचे तक इनके लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने 5 साल तक काम किया है। आप आइए 5 साल बाद और तुरंत चुनाव लड़ने लग जाइए, तो लोग मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है जिन्होंने पूरे 5 साल काम किया है, तो वो उनको लोग स्वीकार करें। आप समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं पहले, अखिलेश यादव से आपकी बातचीत होती है अभी भी, या आखिरी बार कब हुई बातचीत? नहीं, बातचीत नहीं, सदन में पहले थे वो, तो वहाँ मुलाकात हो जाती थी, नमस्कार होती है। हमने अपने पिता से सीखा है सबसे बात करनी चाहिए। मैं कभी किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी करता ही नहीं हूँ। ये राजनीति में मेरा सिद्धांत है, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, बात अलग हो सकती है, लेकिन कोई लड़ाई थोड़ी है, कोई किसी से द्वेष थोड़ी है, कोई ही ज़मीन का झगड़ा थोड़ी है। वो है, वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, और मिलना जुलना सदन में ही होता है। लोकल स्तर पे एक और बात कही जा रही है, खासतौर पर सनातन पांडे को लेकर, कि सनातन पांडे ब्राह्मण वोट बैंक में, जो बीजेपी का बेस वोट बैंक माना जाता है, उसमें सेंध लगा सकते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है चुनाव जाति का है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष वाले। वो तो जाति, संविधान, आरक्षण, क्योंकि मुद्दा विहीन हो गया है विपक्ष, कोई उनके पास मुद्दा ही नहीं है। तो जब हताश हो जाता है आदमी तो ऐसी बातें करता है। और कुछ लोग जो विपक्ष में हैं फर्जी आईडी बना के ऐसी बातें लिख रहे हैं। धरातल पे अगर आप पूछेंगे, और जो लोग समाज के बुज़ुर्ग हैं, अभिभावक लोग हैं, उनसे पूछेंगे, तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ ये लोग रहे हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी, और विशेषकर देश के लिए जो काम मोदी जी ने किया उसकी सराहना करते हैं। नीरज से हो सकता है कोई बात हो, लेकिन मोदी जी के लिए और देश के लिए वो पूरा समाज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। प्रधानमंत्री मोदी आपका प्रचार करने आ रहे हैं? अब ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आएँ तो उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, तो सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। आखिरी मुझे आपसे सवाल है, जनता को संबोधित करना चाहता हूँ, आप उनको बताएं कि अगर आप सांसद बनते हैं तो क्या 2-3 बड़े प्रोजेक्ट दिमाग में आपके काम को लेकर चल रहे हैं, खासतौर पर युवाओं के लिए, क्योंकि आपके पिताजी का नाम युवा तुर्क आगे लगता, टाइटल लगता था उन पर,
तो और मैंने युवाओं को भी एक मुद्दा देखा भी कि हायर एजुकेशन का मसला, जब युवाओं की बात होती है तो वो परेशान है कि वो 12th कर लेते हैं मगर उसके बाद उनको बाहर निकलना पड़ता है मेडिकल एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, कुछ और पढ़ाई करनी हो। और पलायन एक बड़ा मुद्दा मुझे बलिया में नज़र आया है इसको लेकर। नहीं, मैं तो हमेशा मैंने आपको पहले ही कहा, संकल्प पत्र में मेरा पहला यही है कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज हो, यहाँ मेडिकल कॉलेज हो, और इसमें हम लोग काम करेंगे। हो नहीं, मैं चाहता हूँ कि अगले 6 महीने में इस पे धरातल पे दिखाई दे, यहाँ पे उद्योग हो, क्योंकि ग्रीनफील्ड और पूर्वांचल के बाद एक यातायात का बड़ा अच्छा हो गया है कि यहाँ कोई उद्योग लगाया जाए तो पूरे देश में जा सकता है यहाँ से। तो मैं प्रयास हम लोग करेंगे, प्राइवेट से या हो या सरकार मदद करे, हम लोग चाहते हैं यहाँ उद्योग लगे। जो आपने कहा रोज़गार का, अभी चुनाव में कई नौजवान साथी फ़ोन करते हैं, भैया आपके चुनाव के लिए वापस आ रहे हैं, तो सुन के खुशी भी होती है, लेकिन दुख भी होता है कि बेचारे कितने बच्चे हमारे बाहर हैं जो लगातार वहाँ रहकर काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम लोग उनको यहाँ रोज़गार दें तो यहाँ के इस क्षेत्र के लिए वो काम करेंगे और क्षेत्र का भी विकास होगा। अगले मुझे लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और महाराज जी का भी अब थोड़ा फोकस, पहले भी था लेकिन अब ज़्यादा फोकस पूर्वांचल पे होगा, और मुझे लग रहा है अगले 1-2 साल में आप परिणाम आपको दिखाई देगा। बहुत धन्यवाद आपको बातचीत करने के लिए और आपको चुनाव के लिए बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये थी नीरज शेखर जी, तमाम मुद्दों पर तमाम सवालों के जवाब दिए। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।